हिस्सों से लेखक आते हैं, वहाँ पे रचनाएं लिखते हैं। पूरे देश के हिंदी भाषी साहित्यकारों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके सामाजिक कार्यक्रमों की लंबी सूची है। लेकिन एक सूची जो मेरे पास आई है, मैं चाहता हूं कि एक बार इसका लोकार्पण यहाँ पे हो जाए, आप लोग इससे परिचित हो जाएंगे। ये बहुत इसमें जानकारी दी है कि किस तरह वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर, हम सर कॉलेज में पिकनिक करवाएंगे लेखक गांव। हाँ जी, आज तय हो गए इस कार्यक्रम के बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नई गति देने वाले, हिंदी भाषा, साहित्य और समाज के लिए लगभग लड़ने वाले और विश्व में हिंदी का परचम लहराने वाले, स्नेह और प्रेम में आकंठ पगे हुए हम सबके प्रेमी, हम सबको प्रेम करने वाले आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और मैं सर से निवेदन भी कर रहा हूं कि अगली बार विजय जी के बारे में कुछ सोचें। इनको चुनाव लड़वाने के लिए इतना अच्छा वक्तव्य देते हैं ये आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, ये तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें मुझे जब मैं देख रहा था तो मैंने डॉक्टर रमा जी से भी पूछा कि जो लोग इधर बैठे हैं वो शोध छात्र होंगे, अध्यापक गण होंगे, लेखक होंगे, पत्रकार होंगे, प्रशासक होंगे। तो एक विशेष प्रकार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। न तो ये भीड़ है न ये लोग हैं, बल्कि यहाँ पर विचार बैठा हुआ है। ऐसे लोग बैठे और ऐसे लोगों के बीच ऐसे व्यक्तित्व जिसको जिस सीमा, जहाँ से और जहाँ तक, जिस नज़र से और जिस नज़र तक, जिस दृष्टिकोण से और जिस परिवेश और पराकाष्ठा तक आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो अनंत है और अथाह है। और इसलिए आज मैं भी हिमालय की गंगा से डॉक्टर नीरू को बहुत बधाई देने के लिए यहाँ पर दौड़ दौड़ के आया हूँ। मुझे लगा कि आज आपके मन में विचार आया होगा। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत लंबे समय से भी लिख रहे हैं, लेकिन ये विचार ही मन में आ जाना कि अटल जी पर लिखना चाहिए। अब क्यों लिखना चाहिए? क्या उसकी उपादेयता क्या है समाज के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, व्यवहार के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए क्या है आखिर उसके अंदर? तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो 8 भागों में ये भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अटल गाथा करके लिखा है, मैं जरूर और जरूर चाहूँगा कि जो लोग इधर बैठे हुए हैं वो न केवल व्यक्ति है बल्कि एक संस्था है, इसको अभियान के रूप में लेंगे तो मेरा राष्ट्र फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में कोई रोक नहीं सकता है। मेरा भरोसा, जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई उनको भी भरोसा दिलाना चाहूँगा। मैं केवल बातों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन बातों को आप पढ़िएगा। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है जब यदि उनकी उस रास्ते पर ताकत के साथ, उस विजन के साथ, उस विजन को मिशन में मिला करके चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती। मैं बहुत ताकत के साथ इस बात को कह रहा हूँ और उनकी पुण्यतिथि पर कह रहा हूँ। और इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम इस पुस्तक के माध्यम से उनको जानेंगे और उन्हीं को नहीं जानेंगे, हम अपने को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे। उनको जानने की जरूरत नहीं है, अपने को उस किताब के अंदर पहचानने की, खोजने की जरूरत है। अपने भविष्य को खोजने की जरूरत है, अपने देश को, अपनी माटी को, अपने चरित्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को, अपनी प्रवृत्ति को, सब कुछ ढूंढने की जरूरत है।
ज़रूर मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा जब डॉक्टर विजय ने बहुत सारी कविताओं को कह करके बहुत कुछ बोला है। कविताओं के माध्यम से सब प्रकार का संकल्प से लेकर के और दृष्टिकोण से लेकर सब कुछ इन्होंने उनकी कविताओं के रूप में कहा है। जो इन्होंने नीरू ने अलग अलग खंडों में मैं देख रहा था कि उसके 7-8 खंड के उनका राजनीतिक व्यक्तित्व हो, सांस्कृतिक व्यक्तित्व हो, साहित्यिक व्यक्तित्व हो, सामाजिक व्यक्तित्व हो, उनके व्यक्तिगत जीवन का हो, उनका संघर्ष का हो, उनकी कविता का जीवन हो, लगभग कोई विषय नीरू जी ने छोड़ा नहीं है। और जिन लोगों ने उनके साथ रह कर के काम किया है, जो उनको समझते हैं, उनके भी इस पे टिप्पणियाँ इस किताब में मेरे को देखने को मिली। जब मैं जहाज में आते हुए मेरे हाथ में पड़ी तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आपको हम बधाई देने के लाए हैं, ढेर सारी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। अब मुझे भरोसा है कि ये तालियां आपको लिखने के लिए प्रेरित करेंगी। जब आप घर पर जाएंगे तो अटल जी के लिए एक पेज जरूर लिखेंगे। होगा नहीं? एक पेज भी नहीं लिख पाएंगे इतनी देर 2 घंटे के कार्यक्रम में? तो चुप क्यों हुए आप? लिखेंगे? अभी भी धीरे से आवाज। लिखेंगे क्या? हाँ, अभी भी कुछ लोग चुप ही बैठे हैं। इस कार्यक्रम की सार्थकता ही वही है। यदि हमने 1.5-2 घंटे में अटल जी को सुना, अटल जी के बारे में सुना, और हम लिख नहीं पाए अपना 1-2 पेज, तो बेकार हो गया ना समय, आपका भी हमारा भी बेकार हो गया समय। मुझे भरोसा इस समय को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और जितना नीरू ने एक किताब को पढ़ेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन जिन जिन लोगों ने बोला है उसको जरूर लिख करके अपने जीवन की असली डायरी में बंद करके रखेंगे। जरूर आपको दिशा मिलेगी, आपका भविष्य सुनहरा होगा, कोई रोक नहीं सकेगा आपको। उन बातों को जरूर करके अपने लिख डालिए। मुझे ये भी खुशी है कि मनोज जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बोला है, और उनमें आशा और निराशा दोनों संयुक्त रूप में, लेकिन जीवटता और कठोरता के साथ आगे बढ़ने का उन्होंने हमको आह्वान भी किया है। रमा जी अच्छी लेखिका हैं, अच्छी प्रशासक हैं, अच्छी विचारक भी हैं। तो ऐसा बहुत कम समय में होता है कि विचार भी हो, प्रशासन भी हो और संवेदना भी हो। प्रशासन में अटल जी ने कई बार कहा, और जो अभी विजय कह रहा था कि, और मुझे लगता है कि मनोज जी ने तो कह दिया कि राजनीतिक को जो है क्या हो जाते हैं, नेहरू ने बोला कि राजनीति में आदमी कठोर हो जाता है, कुछ और शब्द बोल दिए, तानाशाह हो जाता है। लेकिन नेहरू सभी नहीं होंगे शायद। मैं भी 40 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा। मैं 5 मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार कैबिनेट मंत्री रहा, 6वीं बार मुख्यमंत्री भी रहा, और मैं भारत का शिक्षा मंत्री भी रहा। तो ये भरोसा तो मैं आपको दिला ही सकता हूँ कि सभी तानाशाह नहीं हो सकते। लेकिन ये बात सही है, परिस्थितियाँ ऐसी होती, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अटल जी ने कई बार लिखा, अपने उस मन को बचाने की बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ती है। सामान्य नहीं होता है, कठिन रास्ते बहुत हैं। जब सुबह से शाम तक हर प्रकार के लोगों से आपका सामना होता है, तब अपने को बचाए रखने की और बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अटल जी से हमने इस बात को सीखा है कि यदि विषम परिस्थितियाँ भी हों तो अपने को बचे और बनाए रखने की जो चुनौती है। अब हमारे प्रोफेसर सत्यकेतु जी हमारे बहुत अधीन मित्र भी हैं, बहुत अच्छे लेखक विचारक भी हैं, और शुक्ला जी हमारे उधर बैठे हुए हैं,
पोलैंड में हम लोग गए थे तो ये हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ भी करके आए हैं। मैं एक तो हिंदी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बोलना चाहता हूँ। निराशा की कोई बात नहीं है। आज दुनिया में सर्वाधिक, दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली, सर्वाधिक समझने वाली भाषा नंबर 1, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 है तो वो हिंदी है। ये बात ठीक है। हम भी गुलाम हुए और लॉर्ड मैकाले ने तभी बोला था मुझे यहाँ काले अंग्रेजों का निर्माण करना है ना। आज भी काले अंग्रेजी तो हैं, घर घर में है। मुझे तो इस बात को लगता है, मैं तो बेसिक स्कूल से पढ़ करके आया हूँ। तब हिंदुस्तान तभी जिंदा था जब हमने 1960 में जन्म लिया, लेकिन इन 15-20 वर्षों में तो और हिंदुस्तान बहुत सारी चुनौतियां और खड़ी हुई हैं। क्यों? गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल चले गए, हर जगह जो है होड़ लगी हुई है, हर जगह होड़ लगी हुई है अंग्रेजी का स्कूल। कारण क्या है? ये जो काले बड़े बड़े अंग्रेज थे, चाहे राजनीतिक लोग थे, चाहे ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने अंग्रेजी का दबदबा बना करके ताकि आम बच्चा, गांव का बच्चा इस देश पर राज न कर सके, इस षड्यंत्र का शिकार ये देश हुआ है। लेकिन अब नहीं होगा। NEP 2020 आने के बाद गांव का बच्चा भी शिखर पुरुष बन करके बाहर निकलेगा। इसीलिए जो NEP 2020, बहुत सारे लोगों ने कहा साहब डॉक्टर निशंक जी आप एक और तो कहते हैं NEP 2020 में हम पूरे विश्व में छाएंगे और दूसरी ओर अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। मैंने तब भी उन सारे मित्रों को ये कहा था, हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। इस देश के संविधान की अनुसूची 8 में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी ये तो हैं, 22 भारतीय भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। आपने सबके मनों को, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कहा था ये दिखने में तो हिंदुस्तानी लगेंगे लेकिन ये अंदर से ये अंग्रेज कहलाएंगे। और क्या उसने आज उस षड्यंत्र का हम शिकार हुए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं। देश भी हमारा है, लोग भी हम ही हैं। अभी जब पीछे की यूक्रेन, जब ये डॉक्टर साहब के यहाँ भी गया था, जो पोलैंड में थे, उस समय में कुछ देशों की यात्रा पर, तो यूक्रेन में मैंने पूछा, जब उन्होंने कार्यक्रम रखा था कि भारतीयों के साथ एक कार्यक्रम, तो मुझे लगता है था कि 200-300 लोग होंगे, कुछ दूतावास के होंगे, कुछ इधर उधर के होंगे। उस कार्यक्रम में 10,000 से भी अधिक लोग थे। मुझे आश्चर्य हुआ, ये 10,000 लोग। मैंने राजदूत से पूछे 10,000 लोग, सर यहाँ तो 15,000 तो MBBS डॉक्टर बनने के लिए हैं हिंदुस्तान के बच्चे। 15,000 बच्चे, जब अभी आपने देखा जो युद्ध हुआ तो 23,000 निकले वहां से। तो मैंने कहा 15,000। तो मैंने दूसरा सवाल किया राजदूत से, इनको भाषा की समस्या नहीं आती? ये कैसे करके जो है वहाँ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से आते हैं और यहाँ पर उनको बिल्कुल नहीं होती साहब, कोई परेशानी। क्यों? क्या जादू है उनकी, कोई परेशानी नहीं होती? तो उन्होंने कहा इनको ना पढ़ाने वाले भी हिंदुस्तानी, इसलिए इनको कोई कठिनाई नहीं है। पढ़ने वाला हिंदुस्तानी, पढ़ाने वाला हिंदुस्तानी, ये है मेरे देश का हाल। प्रति वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए जाता है यहाँ से। इस देश की प्रतिभा पैसा दोनों देश के कम नहीं आए। अब नहीं होगा ऐसा। ये देश अब आजाद, अब लगता है कि देश खड़ा होगा फिर। इसलिए निराशा की जरूरत नहीं है। अब भारतीय भाषाएं सशक्त होंगी और मेरे हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारत की भाषाओं से नहीं है। हिंदी की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी से है, विदेशी भाषा से है। हिंदी हमारा मान, स्वाभिमान, सम्मान और देश की पहचान है, हर व्यक्ति की पहचान है। क्यों? ये कहते थे कि हिंदी, जिस बात को मैंने छोड़ दिया बीच में, कहते थे कि आप कहते हैं कि विश्व में शिखर पर जाएंगे और अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। मैंने पूछा, वो कहते हैं अंग्रेजी के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे कुछ वामपंथी मित्र भी थे,
कुछ बड़े विचारक लोग होते हैं, बड़ी बड़ी चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, जिन्होंने केवल चिंता और चिंतन ही किया है और अखबारों में लेख ही लिखे हैं और बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े भाषण दिए। मैंने उनसे अनुरोध के साथ पूछा कि ये जो जापान है उसने हमेशा अपनी भाषा में सारी शिक्षाएं दी हैं, जापान आज किसी से पीछे है? अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं बोलने देते, बोलना ही नहीं देते। ये फ्रांस, ये चीन, जितने भी विकसित देशों को उठा करके देखो, सारे लोग तो अपनी भाषा में अपनी शिक्षा दे रहे हैं। वो कहाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में कहाँ पीछे हैं। और ये जो इजराइल, ये इजराइल तो हमारे बाद स्वाधीन हुआ। ये इजराइल की स्थिति तो हिंदुस्तान से भी बदतर थी। इसकी संस्कृति, इसकी शिक्षा और इसकी भाषा खत्म हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। हिंदुस्तान तो तभी जीवित था। उस इजराइल ने जब स्वतंत्र हुआ, वो हमारे बाद स्वाधीन हुआ, जब उसकी एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में जब उसकी रिपोर्ट आएगी कब से अपनी भाषा में हम खड़े हो सकेंगे, तो उन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि 3 वर्ष लगेंगे न्यूनतम, जब हम अपने देश को अपनी भाषा पर ला करके खड़े होकर के आगे बढ़ा सकेंगे। तो आपको मालूम है वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा? उस मीटिंग में कहा 3 वर्ष का आज अंतिम दिन है। 3 वर्ष का आज अंतिम दिन है, आज से ही शुरू होगा, डे 1 से। मुझे कहना नहीं चाहिए, और मैं गवर्नमेंट का हिस्सा भी हूं। हालांकि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदी में भाषण दिया। भारत की संसद में एक भी अंग्रेजी का शब्द उनकी भाषण में नहीं रहता। आपने देखा अंग्रेजी में कभी बोलता ही नहीं है। लेकिन इस देश के संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 350-51 तक ये राजभाषा हिंदी होगी और 10 साल का केवल अवसर दिया था संविधान ने। 10 वर्ष के अंदर अंदर करेंगे। और गांधी जी ने हिंदी प्रचारणी सभा करके कहा था दक्षिण के 2-3-4 प्रदेश ऐसे हैं जो कम हिंदी जानते हैं, समझते हैं। 10 वर्षों में हम युद्ध और एक मिशन पूर्वक वहां हिंदी को पढ़ाए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा किया था और उसमें ये प्राविधान भी था कि अधिकतम 15 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष में भी यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 10 वर्ष से पहले ही अधिसूचना जारी कर सकते हैं। न सरकार में जाने की जरूरत है, न संविधान संशोधन की जरूरत है। एक सामान्य सी अधिसूचना से जारी होगी कि इस देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी होगी। 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 75 साल, कौन सा देश ऐसा होगा? लेकिन कुछ थोड़ा लोगों ने होहल्ला मचा के खत्म, थोड़ा सा होहल्ला मचा के खत्म। कौन सा देश ऐसा होगा? एक और देश की प्रगति की बात करेंगे और जो उस मुख्य धारा में जीवंतता ला करके राष्ट्र के स्वरूप में व्यक्ति को जोड़ने की धारा को ही खत्म कर देंगे, उसको जीवित नहीं रहने देंगे, कैसे संभव हो सकता है? और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के हम बहुत ऋणी हैं। उन्होंने सबसे पहले यूएन में जाकर के हिंदी में भाषण देकर हिंदुस्तान की पहचान को बनाया था, हिंदुस्तान के सम्मान को बढ़ाया था। हम किसी कोई भी विषय के हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। हम विज्ञान वाले हो सकते हैं, हम विभिन्न विषयों के वाले हो सकते हैं, लेकिन हिंदी तो हमारी अपनी मान है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारी पहचान है हिंदी। और इसलिए अटल जी की बहुत चिंताएं थी। मेरा सौभाग्य है कि अटल जी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक उनका आशीर्वाद मिला, काम करने का मौका मिला। बल्कि हमको तो जबरदस्ती राजनीति में लाने का ही काम उन्होंने किया। जबरदस्ती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैंने उनको बहुत निकट से देखा है।
कितनी आकर्षितता थी। एक आदमी जमीन से खड़े होकर के सामान्य व्यक्ति से लेकर के वो जनप्रतिनिधि बन जाए, वो पत्रकार हो जाए, वो संपादक हो जाए, वो अच्छा वक्ता हो जाए, वो अच्छा चिंतक हो जाए, वो प्रखर अध्येता हो जाए, वो आदमी विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, सांसद हो जाए, फिर मंत्री हो जाए, एक अच्छा कवि हो जाए, एक अच्छा लेखक हो जाए, एक संवेदनशील कवि और एक प्रखर राष्ट्र कवि, एक सामान्य से बहुत भावुकता में रहने वाला व्यक्ति और एक प्रखर की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाला व्यक्ति, अद्भुत समन्वय है उनके व्यक्तित्व में, सोच भी नहीं सकता कोई। और इसलिए इन लोगों को, देश के लोगों को अटल जी को पढ़ना ही चाहिए यदि अपने को अटल जैसे बनाना है, अपने को हर बाधाओं का पार करके मुसीबतों में भी शिखर को पाना है, तो अटल बनना ही बनना पड़ेगा, हर पीढ़ी को अटल बनना पड़ेगा। और इसलिए इसको अभियान के रूप में भी करना चाहिए। क्या दे रहे हैं हम अपनी पीढ़ी को? हमारे सामने जो चित्र रहते हैं वही हम होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। एक आदमी नकारात्मक सोचता है तो जब सोचना ही नकारात्मक हो तो सकारात्मक कैसे हो सकता है? एक ही जिंदगी ना से शुरू होती है, तो हाँ कहां से होगा? क्योंकि जो आदमी सोचता है वही वो बोलता है, जो बोलता है फिर वही वो करता है, जो वो करता है उसी का रिजल्ट उसको मिलता है। अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा बोलेगा, अच्छा बोलेगा तो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जब सोच ही अच्छी नहीं होगी तो बोलेगा कहाँ अच्छा? ना अनुकूल करेगा, निराशाजनक बातें करेगा, इधर उधर की बातें, इसकी आलोचना उसकी आलोचना, हम क्या कर रहे हैं जीवन में उसको छोड़ के सब कुछ बोलेगा। तो जब अच्छा सोचेगा नहीं, अच्छा बोलेगा नहीं, अच्छा करेगा नहीं, रिजल्ट अच्छा कहां से आ जाएगा? तब कुंठित होगा और गाली देता रहेगा देश को, कुंठित होगा राजनीति को गाली देगा, कुंठित होगा केवल प्रशासन को गाली देगा, केवल इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ अटल जैसा व्यक्ति घर घर के अंदर होना चाहिए और मन के अंदर होना चाहिए। उन्होंने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। जिसका विचार ही छोटा होगा वो बड़ा कैसे बन सकता है? बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए, बड़ा मन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, तब आदमी बड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया, मुझे याद आता है कि उन्होंने जब वो राजनीतिक क्षेत्र में, तो क्या क्या अद्भुत इन्होंने, विजय ने बताया कि चाहे सड़कों का चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज हो, चाहे गांव को जोड़ने वाला आदमी गरीबी से जब उठता है उसकी नजर कहाँ रहती है? इस भारत को, गांव का भारत है मेरा, गांव को जोड़ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 60,000 करोड़ रुपए का, लोगों को कल्पना ही नहीं थी 60,000 करोड़ रुपए का एक साथ एक मुफ्त व्यवस्था, नए गांव को जोड़ेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज पूरे देश को जोड़ेंगे, आर का पार हर राजधानियों को जोड़ेंगे। विज्ञान में आपने देखा जब परमाणु परीक्षण हुआ था और तब क्या स्थिति थी। अभी इन्होंने कलाम साहब, मेरा सौभाग्य है कि कलाम साहब के साथ भी मेरे उनका बहुत स्नेह था, प्यार था। उन्होंने भी मेरी 2-3 किताबों का लोकार्पण किया। कलाम के अंदर भी वही छटपटाहट थी। जब परमाणु परीक्षण हुआ था तब आपको मैं याद दिला रहा हूं, पूरी दुनिया के अखबारों ने लिखा था, मेरे देश के अखबारों ने लिखा, संपादकीय लिखे, अटल जी ने जबरदस्ती जो है परमाणु अपना जो है जबरदस्ती ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी कि देश चौराहे पर खड़ा हो जाएगा, देश को पैसा नहीं मिलेगा, भीख नहीं मिलेगी। अटल जी ने बहुत, कितनी जीवटता उस आदमी में थी, आपको आप देखिए, क्योंकि उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान का नारा जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने लगाया था, जिसको आप मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान करके आगे बढ़ाया है, और जिसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मुझे सौभाग्य उसकी स्थापना करने का। आज वो स्वीकृत हो गए, 50,000 करोड़ रुपया उसके 5 वर्ष में केवल हिंदुस्तान के अनुसंधान पे छात्रों छात्राओं के बीच होगा। ये छोटी बात नहीं है।
सब ने कह दिया कि गड़बड़ कर दिया अटल जी ने, क्योंकि अमेरिका का दबाव था परमाणु परीक्षण करने। अटल जी बहुत बहुत अकलुषित थे। उन्होंने ये भी लिखा कि ये युद्ध की विभीषिका नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये कहा, एक और उन्होंने वो कविता लिखी है विजय, ठीक है, ये भी लिखी कि जिन लोगों ने ये अणुबम जो है वो कभी सोचेंगे कि हिरोशिमा का जो हुआ उनको नींद कैसे आएगी, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अणुबम का परीक्षण कराया, परमाणु परीक्षण करवाया कि हम किसी को छेड़ने के लिए नहीं, किसी को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उन आतताई लोगों के सामने मुकाबला करने के लिए जो संसार की मानवता को ध्वस्त और नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। हम पर प्रतिबंध लगे पूरी दुनिया में। सब लोगों ने कहा, अमेरिका सहित सबने कह दिया आर्थिक प्रतिबंध लगा दो हिंदुस्तान पर। अटल जी खड़े रहे। अटल जी ने कहा मुझे अपने देश पर भरोसा है, क्योंकि जिस आदमी को अपने पर भरोसा होता है उसको पूरी दुनिया पर भरोसा हो सकता है। जिस इंसान को अपने पर ही भरोसा ना हो वो दूसरे से भरोसा क्या कर सकता है। और उन्होंने कहा मुझे अपने देश पर भरोसा है। 2 सूत्र दिए थे, न हिंदुस्तान से कुछ आयात होगा न निर्यात होगा। बाहर से कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं आएगी और हिंदुस्तान से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। वही अटल जी हैं। और 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया हम पर पलती है, दुनिया हम पर पलती है। और 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका जैसे राष्ट्र को घुटने टेक करके करना पड़ा था। और कहा था, उन्होंने अपनी बात को वापस लिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको सम्मान के साथ फिर, आप सबको मालूम है कि जिन लोगों ने टिप्पणियां की थी उनको पता चल गया था कि हिंदुस्तान कितना बड़ा ताकतवर है, क्योंकि भूखों मरने लग गए थे दुनिया के देश। और हमारा देश ऐसे खड़ा हो रहा था, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम अपने पास खड़े रहेंगे, किसी को यहाँ कोई कठिनाई नहीं हुई। ये दुनिया की भीख पर पालने वाले वो लोग जो विदेशी मानसिकता से भरे हैं, आज भी उन्होंने मेरा हिंदुस्तान मानसिकता का गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन मैं उसमें रोने की ओर नहीं जा रहा हूं। अच्छे भी लोग हैं, अटल जी जैसे लोग आए हैं जो इस गुलामी की मानसिकता को उखाड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। अब परिवेश बन गया, अब पूरी दुनिया एक बार फिर हिंदुस्तान की ओर देख रही है। अटल जी ने जो कुछ कर दिया, जहां विज्ञान के लिए किया, जहां ये किया सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान कर दिया। मतलब यदि अटल जी ने जो राजनीति में रहते हुए किया, यदि उस पर बोले तो पूरी दुनिया में उनका कोई साली नहीं। यदि उनके साहित्यिक प्रतिबिंबों पर बात करें, उनकी कविताओं पर बात करें, उनके लेखों पर बात करें, उनके भाषणों पर बात करें, उनके चिंतन पर बात करें, तो दुनिया में कोई सामने नजर नहीं आता, सारे भोले नजर आते हैं। एक आदमी बहुत भावुक और संवेदनशील हो सकता है और वो किसी पराकाष्ठा का योद्धा भी हो सकता है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत होता है। राजनीति में रहते अपने को, अभी ये चर्चा कर रहे थे विनोद जी कि नहीं, शायद इन्होंने कहा है कि आजकल मैं, अब तो नई उदाहरण देना चाहिए कि बहुत सारे दलों को लोग जो है जब उनके सत्ता गई थी, लेकिन अटल जी ही अद्भुत थे। 24 दलों की सरकार भी उन्होंने ही चलाई थी इस देश के अंदर, कोई हिल नहीं पाया था। अब मुझे याद आता है जब हम उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, तुम हरिद्वार को भी चाहते हो, उधम सिंह नगर को भी चाहते हो, हरिद्वार के मुद्दे पर तो उत्तर प्रदेश सरकार गिर जाएगी, वो ये लोकतांत्रिक वाले जो है इतना विरोध कर रहे हैं, और उधम सिंह नगर वाले को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अकाली दल उनका विरोध कर रहा है, प्रकाश सिंह बादल जी। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा था, न तो हरिद्वार छोड़ सकते न उधम सिंह नगर। ये हरिद्वार उत्तराखंड का देवभूमि का द्वार है, दरवाजा ही चला गया तो बाकी क्या रह जाता है। तो ठाके मार करके यहाँ से जिद्दी तो बहुत हो, तो करना क्या है। मैंने कहा आप जो कहेंगे मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं समझाऊंगा, कल्याण सिंह जी को भी समझाऊंगा, मैं जाकर के पंजाब के मुख्यमंत्री को भी समझाऊंगा। उन्होंने उसी समय
एक कमेटी गठित की जॉर्ज फर्नांडिस के अध्यक्षता में। आप देखिए